वेलकम टू द क्लास। जैसा कि क्लास चल रहा था हैजर्ड्स के बारे में और हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स। कल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये पार्ट या डे का है तो डे ये 5 है और आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स। हमने कल डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स 4 ग्रुप होते हैं या टाइप्स 4 होते हैं या 6 होते हैं। 4 है तो एक फिजिकल था, एक केमिकल था, एक बायोलॉजिकल था, एक एर्गोनॉमिक्स था। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर ये फिजिकल है तो इसके अंदर कौन कौन सा हैजर्ड्स आएगा, केमिकल है तो इसमें कौन कौन से केमिकल एजेंट्स आ जाएंगे या कौन कौन से इसकी वैरायटीज आ जाएंगे, बायोलॉजिकल में कौन कौन सा हैजर्ड्स या खतरा है, कौन सा एजेंट्स होगा, एग्रोनॉमिक्स किसको बोलेंगे। इन 4 हैजर्ड्स के ग्रुप्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यह एक हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट्स होगा कि साइट के जितने भी हैजर्ड्स ग्रुप्स हैं उन सबका आज टाइप्स पता चल जाएगा कि हम किस हैजर्ड्स को किस ग्रुप में रखें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप फिजिकल हैजर्ड्स है, केमिकल हैजर्ड्स है, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स है। तो इसके साथ साथ मैं लेकर चल रहा हूँ फिलहाल कि ये फिजिकल हैजर्ड्स क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल हैजर्ड्स के कुछ एग्जांपल हैं। सॉरी, फिजिकल हैजर्ड्स के कुछ एग्जांपल में शामिल है। जिसका फर्स्ट आप देख सकते हैं कि नॉइज। तो नॉइज हमने अभी हम देखेंगे कि नॉइज और वाइब्रेशन ये दो हैजर्ड ये इस फिजिकल हैजर्ड्स के ग्रुप में जाते हैं। नॉइज हम एक चीज और लिखेंगे, इसी फिजिकल में एक चीज को अगर जोड़ दिया जाए तो वो होता है मशीनरी हैजर्ड। मशीनरी हैजर्ड और मशीनरी हैजर्ड्स को भी क्लैरिफाई कर दिया गया है, उसको क्लासिफिकेशन के अंदर डाल दिया गया है। तो ये दो बन जाता है, एक होता है मैकेनिकल और एक होता है नॉन मैकेनिकल। तो मैकेनिकल हैजर्ड्स और नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स। अच्छा, अब बोल रहा है कि नॉन मैकेनिकल के अंदर कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे और मैकेनिकल के अंदर कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे। तो यू नो, आप जानते हैं कि बहुत सारे मशीन्स के हम कांटेक्ट में आते हैं। कांटेक्ट में आने के बाद हमें कुछ इंजरी का सामना करना पड़ता है और एक वो इंजरी होता है या वो इरिटेशन होता है जो हम मशीन के आसपास तो रहते हैं, उससे कांटेक्ट में नहीं आते बट आसपास रहते हैं, फिर भी हमें वो इफेक्ट डालता है। जैसे नॉइज और वाइब्रेशन। नॉइज, कोई मशीन चलाइए, जैसे आप चाहे वो वाइब्रेटर मशीन कोई भी हो सकता है, चाहे ड्रिल मशीन ले लीजिए, आप ग्राइंडिंग ले लीजिए, इसमें आवाजें होती हैं। इससे क्या होता है, वर्कर या कोई भी इंसान होता है उसको इरिटेशन फील होता है, हियरिंग लॉस का सामना करना पड़ता है। तो ये नॉइज है, फिजिकल हैजर्ड्स का ग्रुप है। और अगर ये नॉइज देखा जाए मशीनरी हैजर्ड्स में दो बन जाता है, एक मैकेनिकल और एक नॉन मैकेनिकल। तो ये नॉन मैकेनिकल के अंदर नॉइज जाएगा और वाइब्रेशन जाएगा। नॉन मैकेनिकल में क्यों नॉइज और वाइब्रेशन में रखेंगे, क्योंकि ये मशीन यहाँ पे मौजूद मान लीजिए है और हम यहाँ पे खड़े हैं, फिर भी इससे ये एरिया वाइब्रेट करता है तो हमें इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे आवाजें आती है तो आवाज मुझे भी आती है, मैं इसके बीच में इसके कांटेक्ट में नहीं हूँ, डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी इससे इफेक्ट होता है। तो इस मशीन से इफेक्ट हमको होता है, इसको बोलेंगे नॉन मैकेनिकल। तो ये वाइब्रेशन हो गया और नॉइज हो गया। लेकिन एक होता है मैकेनिकल, व्हेन वी कांटेक्ट विद द मशीनरी लाइक फ्रैक्चर, इंट्रिंगलमेंट एंड उसमें जो भी आप जैसे अक्सर जो कन्वेयर चलता है, कन्वेयर जिसको पट्टा हम लोग बोलते हैं, उस कन्वेयर में हाथ का फंस जाना या डायरेक्ट किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी इक्विपमेंट के साथ कांटेक्ट में आए तो कट सकता है, फ्रैक्चर टूट सकता है। तो उस कांटेक्ट में आने के बाद जो भी इंजरी होगा उसको हम लोग मैकेनिकल बोलते हैं, और नॉन मैकेनिकल से जो इंजरी या कोई भी इफेक्ट होगा उसको नॉन मैकेनिकल, मतलब हम नॉइज और वाइब्रेशन को शामिल करेंगे। तो नॉइज और वाइब्रेशंस ये दोनों के दोनों आप डायरेक्ट फिजिकल हैजर्ड्स बोल सकते हैं, या आप मशीनरी को रख करके मशीनरी को दो भागों में बांटिए, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल, और उसके अंदर ये एंटेंगलमेंट, फ्रैक्चर, कट, वाउंड्स ये सब आ जाएंगे, और इसके अंदर नॉइज और वाइब्रेशन आ जाएगा। और नॉइज और वाइब्रेशन से क्या हो सकता है, हमें हो जाएगा यहाँ पे हियरिंग लॉस का सामना करना
पड़ सकता है या इरिटेशन का सामना करना पड़ सकता है। रेडिएशन बहुत सारे ऐसे साइट पे वर्क होते हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए बिल्डिंग वर्क हो रहा है, उससे रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। जैसे रेडिएशन आप चैप्टर आगे पढ़ लेंगे, उस चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो उसमें रेडिएशन के बहुत सारे टाइप्स बताए गए हैं, आयोनाइजेशन एंड नॉन आयोनाइजेशन। फिलहाल एग्जांपल है साइट पे अगर वेल्डिंग एक्टिविटीज हो रहे हैं तो वहां पे वो रेडिएशन का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे हीटिंग प्लांट होते हैं, वहां पे रेडिएशन का सामना करना पड़ सकता है। टावरों में बहुत सारे रेडिएशन है, चाहे वो मेडिकल सेक्टर ले लीजिए, वहां भी रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। तो रेडिएशन भी एक हैजार्ड है जो फिजिकली एक्सपोज करते हैं हम लोग। टेम्परेचर के बारे में बात करें तो थोड़ा सा इसको मैं लंबा करूंगा। एक होता है कोल्ड इन्वायरमेंट, एक होता है हॉट इन्वायरमेंट। तो कोल्ड इन्वायरमेंट में काम करें, दैट इज ठंडे में काम करना। हॉट इन्वायरमेंट गर्मी के सीजन में काम करना, टेम्परेचर एक हाई होता है और एक लो होता है, मतलब ये। तो कोल्ड इन्वायरमेंट में काम करते हैं, हॉट इन्वायरमेंट में काम करते हैं, तो कुछ इफेक्ट आता है। तो इफेक्ट क्या आ सकता है? एग्जांपल, कोल्ड इन्वायरमेंट में काम करते हैं तो हाइपोथर्मिया का सामना करना पड़ सकता है, हाइपोथर्मिया। और हॉट इन्वायरमेंट में काम करते हैं तो डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे आते हैं, पर्सपायरेशन हो गया, स्वेटिंग हो गया, हॉट इन्वायरमेंट में काम करने से, जिसको हम लोग अक्सर लू लगना बोल सकते हैं, या अत्यधिक धूप से अनकॉन्शियस का सामना करना पड़ सकता है। ठंड की में क्या होता है? मसल्स क्रैम्प होते हैं, मसल्स क्रैम्प हो जाते हैं, हाइपोथर्मिया, ठंड लग जाती है। तो ये टेम्परेचर का कम और अधिक का होना, ये भी प्रेशर, वेलोसिटी एंड हाइट। प्रेशर, मेंटल डिस्टर्बेंस, वो एर्गोनॉमिक में भी जाएगा। ये इस चीज को मैं एर्गोनॉमिक में भी देख लेंगे हम लोग कि प्रेशर, वेलोसिटी या जो भी हाइट का मामला आता है, इससे भी इफेक्ट होता है बॉडी पे। इलेक्ट्रिसिटी को हम देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? एक होता है लाइव इलेक्ट्रिसिटी, और एक अगर इलेक्ट्रिसिटी तो लाइव नहीं हो तो ये तो अलग कैटेगरी हो जाएगा फिर। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी हो तो इससे इलेक्ट्रिकल शॉक होने की संभावना होती है, इलेक्ट्रिकल शॉक होने की संभावना होती है। इसको फिजिकली एक्सपोज कर रहे हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है जैसे लाइक डिजेबल्स का होना, किसी तरह का बॉडी में ऐप होना जिसकी वजह से हम कंप्लीटली स्ट्रांगली उस चीज को हम पकड़ नहीं पा रहे हैं या काम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हमें दिक्कत हो रही है। तो ये हमारा क्या था? फिजिकल हैजर्ड्स। एक बार रिवीजन करेंगे हम लोग कि फिजिकल हैजर्ड्स में क्या आ जाएगा? नॉइज, वाइब्रेशन, रेडिएशन, टेम्परेचर को हमने हॉट और कोल्ड में देख लिया, प्रेशर, वेलोसिटी, हाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हमने अभी एक और देखा कि अगर हम बांट दें मशीनरी हैजर्ड्स को तो मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल में जाएगा। और नॉन मैकेनिकल में एग्जांपल देखा जाए तो इंटेंगलमेंट, इंजुरीज हो गया, इंटेंगलमेंट हो गया, या स्टैबिंग हो गया, फ्रैक्चर हो गया, कटिंग या वाउंड्स, ये सब हो गए। ये सारे के सारे चले जाएंगे मैकेनिकल। और नॉइज, वाइब्रेशन से जो इरिटेशन, जो इफेक्टेड आएंगे उसको बोलेंगे हम। आगे चल के वाइब्रेशन थोड़ा सा अलग चैप्टर बनता है, नॉइज चैप्टर अलग बन जाता है, रेडिएशन एक अलग चैप्टर बन जाता है। जब स्पेशल इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो डीपली पढ़ लेंगे। फिलहाल तो हम लोग हैजर्ड्स के टाइप्स के कैटेगरी के अंदर हैं, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आ गया केमिकल हैजर्ड्स। केमिकल हैजर्ड्स में देखा गया कि केमिकली जो भी वस्तुएं यूज होती है, जो भी सब्सटेंसेस है, वो किन रूपों में पाए जा सकते हैं। अगर डेली लाइफ में यूज करते हैं केमिकल को, तो उस केमिकल को हम किन रूपों में, किन फॉर्म्स में एक्सपोज करते हैं। अक्सर देखा होगा कि कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो एक्सप्लोसिव होते हैं, विस्फोटक सामग्री कुछ ऐसे हैं जो केमिकल कैटेगरी के अंदर गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जल सकते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड है, जलने वाले। या मान लीजिए तेजाब, जो तेजाब हमारे पास है वो है एक लिक्विड फॉर्म में है, और ये इसको हम कुछ पर केमिकल मान लें तो ये फ्लेमेबल लिक्विड बन जाएगा। कॉर्सिव केमिकल, ये भी, इसको भी हम मान सकते हैं। सॉरी, हमने एग्जांपल गलत दे दिया कि तेजाब जो जाएगा वो कॉर्सिव में जाएगा, फ्लेमेबल नहीं जाएगा। यदि इसको हम केमिकल मान ले तो ये तेजाब जाएगा कॉर्सिव केमिकल के अंदर, कॉर्सिव क्या जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल, कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो मिल करके, जो मिलने के बाद अपना एक अलग रूप लेते हैं। जैसे अक्सर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे चूना होता है। चूना हम अक्सर देखते हैं कि वो पानी के साथ जब डिसॉल्व करते हैं तो एक अलग उसमें बर्निंग पोजीशन का सामना करना पड़ सकता है, जो इरिटेट करता है या इचिंग करता है। टॉक्सिक कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे केमिकल हैं जिसको खाने के बाद अगर कोई इनहेल कर लेता है, खा लेता है, तो वहां पे थोड़ा सा इंजरी का सामना करना पड़ सकता है या इवन डेथ भी हो सकता है। गैस एंड एयर पार्टिकल्स,
कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हवा में मिल करके, उसके डस्ट जो होते हैं हवा में मिल करके वो गैस के साथ मिल जाते हैं, या कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जो एयर पार्टिकल के साथ मिल करके हमारे पास आते हैं और ये हमारे बॉडी में एंट्री लेते हैं। तो केमिकल हैजर्ड्स जो है वो एक्सप्लोसिव, फ्लेमेबल लिक्विड, कॉर्सिव, ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल्स, टॉक्सिक, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस, गैसेस एंड एयर पार्टिकल्स के रूप में पाया जा सकता है और ये हमारे बॉडी में एंट्री लेता है। तो बॉडी में एंट्री लेने वाले रूट को बोलते हैं एंट्री रूट। इसको हम पढ़ेंगे एंट्री रूट। तो एक चीज केमिकल और एक बायोलॉजिकल है। अभी हम लोग बायोलॉजिकल पढ़ेंगे। तो बायोलॉजिकल और केमिकल हमारे बॉडी में एंट्री होता है। तो एंट्री रूट कौन कौन से होता है? तो एक होता है इनहेलेशन, एक होता है इनहेलेशन, एक होता है इंजेक्शन और एक होता है इंजेक्शन और एक होता है ऑब्जर्प्शन। ये चार ऐसे रूट हैं जो केमिकल एजेंट और बायोलॉजिकल एजेंट हमारे बॉडी में एंट्री करते हैं। इनहेलेशन का मतलब होता है कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं, ब्रीथ इन, तो क्या बोलेंगे हम? ब्रीथ इन इज कॉल्ड इनहेलेशन और ब्रीथ आउट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। तो सांस को अंदर लेते हैं और इन्वायरमेंट में कोई एयर पार्टिकल्स के साथ मिक्स कर गया है, एयरबॉर्न बना लिया है और हम जैसे ही सांस लेते हैं अंदर की तरफ वो बॉडी का वो जो एजेंट है वो जाता है जो हमारे बॉडी में, जैसे मान लीजिए पेंडेमिक कंडीशन जो था, कोरोना का कंडीशन था, तो उसमें जो भी वायरस था, जब भी हम कहीं सांस ले रहे थे या किसी खुले एनवायरनमेंट में घूम रहे थे जहाँ पे वो वायरस पहले से एयरबॉर्न बना चुका है, एयर पार्टिकल्स मिल चुका है वो हवा के साथ, तो हम लोग सांस लेंगे तो अंदर की तरफ जाएगा, तो हमें डिजीज होती थी, हमें बीमारी तरह तरह के उसमें डिजीज सिम्टम्स नजर आते थे, तो उसको बोलेंगे इनहेलेशन। इंजेक्शन, कुछ ऐसे खाने हैं या कोई ऐसे केमिकल्स हैं या जो भी बायोलॉजिकल एजेंट हो या केमिकल एजेंट हो जिसको हम लोग खा लेते हैं और खाने के माध्यम से हमारे पेट के अंदर या बॉडी के अंदर कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं, तो हमारे नजरों के सामने कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो देख कर ही पता लगाते हैं कि हाँ ये चीज खाने की वजह से हुआ है। तो इंजेक्शन जो पाचन क्रम में ये इफेक्ट करता है। इंजेक्ट बॉडी में, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसे कुछ इन्फेक्शियस डिजीज बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे साइल हो गया या अदर, जैसे कि आपने पेंडेमिक में देखा कि कोरोना कंडीशन था, उसमें भी इन्फेक्शियस डिजीज था वो। अगर किसी इन्फेक्शियस पर्सन के बॉडी में अगर कोई भी इंजेक्शन देते हैं और उसी इंजेक्शन को हम किसी और बॉडी में देते हैं तो वो उसका जो डिजीज होगा, जो भी वायरस या बैक्टीरिया होगा उसके बॉडी में जाएगा। तो इंजेक्ट करके, एक संक्रमित व्यक्ति को इंजेक्ट करके उसी इंजेक्शन से दूसरे को देना, इंजेक्ट हो जाएगा। तो इसके माध्यम से हम लोग बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट को होता है कि इंजेक्शन लोग देते हैं, जिसको हम लोग सुई दे रहा है तो उसमें कुछ केमिकल्स मिला के देता है जिससे बॉडी में कुछ रिएक्शन कर जाता है। पॉजिटिव है ठीक है, वरना निगेटिव है तो रिएक्शन करेगा ही। और एक है ऑब्जर्प्शन, जो हमारे जो स्किन है, स्किन इन्वायरमेंट में कचरे को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करेगा। मच्छर, अगर मस्कीटो को देखा जाए तो वो क्या करता है? हमारे बॉडी में बैठता है और वो इंजेक्ट करता है, हमारे बॉडी में क्या करता है? इंजेक्ट करता है और अपने बॉडी जो पॉइजन होता है हमारे बॉडी में इंजेक्ट के माध्यम से डालता है। तो उस वक्त वो हमारे लिए बायोलॉजिकल एजेंट बन जाएगा और उसके अंदर जो पॉइजन था वो हमारे बॉडी में चला जाता है। तो स्किन को या किसी तरह का कोई पेनिट्रेट छेद करके उसके बॉडी में डालना, वो ऑब्जर्व का मतलब है सोखना, मतलब कि हमारा जो स्किन है, स्किन में एकदम हल्के हल्के होल्स होते हैं जिसमें वो बाल है, तो उससे ऑब्जर्व करता है। इन्वायरमेंट में जितना भी गंदगी या कोई भी केमिकल बायोलॉजिकल एजेंट होता है उसको ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के साथ साथ उसमें स्किन डिजीज होते हैं। तो स्किन, तो ये चार रूट्स है। There are 4 routes to entry: the chemical agents and the biological agents, inhalation, ingestion, and injections, absorptions. There are 4 routes to entry the any chemical agents and biological agents. Next देखते हैं हम लोग biological agent. Biological agents क्या हमने देखा? सॉरी, chemical का हमने देखा था और यहाँ पे biological. तो इन सबको हम लोग एजेंट बोल सकते हैं। जैसे बायोलॉजिकल वास्ट कचरा हो गया, ब्लड्स, फ्लूइड्स, कचरे बन जाते हैं। ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स एंड अदर्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, इंसेक्ट, पॉइजनस और डिजीज प्लांट्स, एनिमल्स। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे, प्लांट ऐसे होते हैं जिसके कांटेक्ट में आने से बीमारी होती है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं। अब उस प्लांट्स के साथ अगर कांटेक्ट में आते हैं तो वो मेरे स्किन पर लगेगा और स्किन उसको ऑब्जर्व करेगा। उसी प्रॉपर को बोले हम लोग ऑब्जर्व कर, ऑब्जर्वेशन।
जो स्किन के माध्यम से हो जाएगा। तो ये बायोलॉजिकल एजेंट क्या हुआ, ऑब्जर्प्शन के माध्यम से हमारे बॉडी में घुसा। बहुत सारे एनिमल, अफवाहों को देखिए, बहुत सारे ऐसे अफवाह आते हैं या नहीं भी आते तो रियलिटी कुछ ऐसे हैं कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिसके कांटेक्ट में आने से बीमारी फैलती है। कांटेक्ट में आने से बीमारी फैलती है। अब हम कांटेक्ट में आएंगे तो ये हमारा बॉडी ऑब्जर्व करेगा, उसको ऑब्जर्प्शन बोलेंगे। तो ये सब के सब क्या है, बायोलॉजिकल एजेंट है। तो बायोलॉजिकल एजेंट या केमिकल एजेंट, ये दोनों एजेंट ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में इनहेलेशन, ऑब्जर्प्शन, इंजेक्शन के माध्यम से हमारे बॉडी में एंट्री करते हैं। और ये हैजर्ड्स का एक ग्रुप है, टाइप्स है, जिसको बोलेंगे हम लोग बायोलॉजिकल हैजर्ड्स। नेक्स्ट जो है एर्गोनॉमिक। तो एर्गोनॉमिक के लिए हम लोग थोड़ा सा टाइम लेंगे और नेक्स्ट डे पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।